May I now invite Shri Ashwini Kumar Chaubey, Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India, to address the gathering. अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस समारोह 2022 के शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण मंत्री, खेल विकास, युवा कल्याण श्री थिरुशिवाबी मैयानाथन जी, हमारे मंत्रालय के सचिव श्रीमती लीनानंदन जी, तमिलनाडु सरकार के अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुप्रिया साहू जी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर वी माथुर जी, पोस्ट मास्टर जनरल तमिलनाडु श्री नटराजन जी, श्री जे जस्टिन मोहन, सदस्य सचिव जैव विविधता प्राधिकरण, और उपस्थित सभी राष्ट्र जैव विविधता मंडलों तथा संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, संपूर्ण देश की जैव विविधता प्रबंधन समितियों के प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के सभी प्रतिनिधिगण, प्रेस एवं मीडिया के सभी मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, आप सबको आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, मनक्कम, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिससे पूरी दुनिया में जैव विविधता एवं प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति और संस्कृति दोनों का ही समावेश, नेचर एंड कल्चर, हमारी प्रतिबद्धता को जो प्रदर्शित करता है और उसकी जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं देश भर में। तो निश्चित रूप से आज का यह दिवस हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पूरे देश के विभिन्न राज्यों के प्रदर्शनी को भी वहाँ निकट से देखा, कई ज्ञान भी मिला। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में जहाँ अनेक विषयों पर हमारे जो नेशनल बोर्ड के द्वारा जैव विविधता प्राधिकरण के माध्यम से जो अवार्ड घोषित किए गए, वो भी अत्यंत ही सराहनीय है और सभी अवार्डी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं भी आज वो जनता के लिए सुपुर्द किया गया है। मैं उसके लिए भी प्राधिकरण को शुभकामना देता हूँ। भाई और बहनों, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में किस प्रकार से हम वैश्विक महामारी के कारण पूरी तरह से आक्रांत रहे। कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोरने का काम किया, किंतु इसके साथ ही हमें विशेष रूप से प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को और भी मजबूत करने
पर विचार करने का अवसर भी प्रदान किया। हमने आपदा को अवसर में बदलने का हर संभव प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बराबर वैश्विक महामारी के कालखंड में हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहे, प्रेरणा भी जगाते रहे, और उन्होंने कहा कि आपदा आई है सैकड़ों वर्ष पहले, हमें इसको अवसर में बदलना है। और देश में हमने देखा कि लॉकडाउन के कालखंड में किस प्रकार से जैव विविधता का, फ्लोरा और फौना का जगह जगह जिस प्रकार से हमने पर्यावरण को निकट से अनुभव किया, सचमुच वह हमारे लिए आपदा जरूर है। वैश्विक महामारी के कारण हम जरूर उससे पीड़ित हो रहे हैं, किंतु जो अवसर में बदला, हमने इस महत्वपूर्ण पहलुओं को, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह प्रशंसनीय है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमें प्रेरणा मिल रही है। वैश्विक महामारी से जहाँ एक तरफ हमें पीड़ा हुई, वहीं दूसरी तरफ हमें चुनौतियों का अवसर ढूंढने का अवसर भी मिला। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ प्राकृतिक जो पर्यावरण है, मानव स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काफ़ी योगदान देता है। आपको मालूम होगा कि एक साथ वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को होने वाली क्षति की जटिल चुनौती का सामना हम सब कर रहे हैं, और हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि हम इस समय जैव विविधता में होने वाली क्षति को भी नियंत्रित करने हेतु सामूहिक रूप से अनेक कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठाने की आवश्यकता है। मानवता के समक्ष प्रमुख रूप से जो चुनौती है वह है कि जैव विविधता की क्षति को कैसे नियंत्रित किया जाए, और इसके लिए हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की समय सीमाएं क्या होनी चाहिए, उस पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे कि उम्मीद थी, वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक जो हमारे मत हैं वह विकल्प के रूप में कहीं न कहीं कुछ विभाजित रहे हैं, और वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता कार्य ढांचे तथा विशेष रूप से उसके लक्ष्यों एवं संकेतकों और उनके परिणाम निर्धारण के संबंध में आम सहमति बनाने हेतु विस्तृत संवाद और परामर्श किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भूमि के उपयोग में मौलिक रूप से जो वन भूमि से फसल भूमि या चारागाह या शहरी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम उठा रहे हैं और उसके निर्माण के लिए जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उससे पूरी दुनिया में धरती पर जैव विविधता को सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम मानव समाज के विकास और समृद्धि के में जो सहयोग करते हुए 21वीं सदी के दौरान जैव विविधता को फिर से प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को पुनर्निर्धारित और पुनः आकलित करें। हमें यह आवश्यक महसूस होता है कि हमें 2 क्षेत्रों में तत्काल ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। पहला, पूरे विश्व में जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हॉट स्पॉटों जैसे छोटे द्वीप समूह या जहाँ से वे प्रजातियाँ पाई जाती रही हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं है, उसको बड़े पैमाने पर उसका संरक्षण, साथ साथ क्षेत्र सृजित करते हुए तो जो हम क्षेत्र सृजित करते हैं उसके लिए दुनिया की सभी सरकारों के लक्ष्यों को नए सिरे से निर्धारित करना आवश्यक है। ये निर्दिष्ट क्षेत्र होंगे
जिनमें वन्य जीव रहेंगे और स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, हमें प्रजातियों और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए गिरावट की पुनर्प्राप्ति उस तक की गई प्रक्रिया को हम सहज करने के लिए दुनिया की कम से कम 30% 30% भूमि और समुद्र की सतह को कवर करने की हमें आवश्यकता होगी। वर्तमान में एक अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 15% भूमि एवं 7% 7% समुद्री क्षेत्र संरक्षित किए जा चुके हैं। हाई एम्बिशन कोalition फॉर प्लेनेट एंड पीपुल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 90 देशों का सामूहिक संगठन है। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में 30% भूमि एवं समुद्री क्षेत्र को वर्ष 2030 तक संरक्षित करना और उस दिशा में कार्य करना ताकि लुप्त होती हुई जो वनस्पति है, जो जैव विविधता है, उसका संवर्धन एवं संरक्षण किया जा सके। हम प्रतिदिन पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते रहें। हमारे यहाँ भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हम जानते हैं हम केवल अपने पूर्वजों के लिए ही जल तर्पण नहीं करते। ब्रह्मांड में जितने भी इस प्रकार के वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े, कहीं भी अगर उस कीड़े का गर्भ के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो हम उसके लिए भी जल तर्पण करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो जहाँ इस प्रकार से अनादि काल से, वैदिक काल से ही हम उन सब का संरक्षण करते रहें, प्रकृति का जो दिया हुआ चीज़ है हम उसको कैसे अपनाएं, यह हमारे लिए आवश्यक है। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि भारत ने 30x30 एम्बिशन को एलिशन फॉर प्लेनेट एंड पीपुल में जो शामिल हुआ है, उसको 90 अन्य देशों के बीच जो हमने मिलकर वैश्विक लक्ष्य का निर्धारण किया है, उसके लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं और हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं इस अवसर पर यह कहने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि जो कृषि जैव विविधता है, उसके संरक्षण के लिए हमारी जो समग्र रणनीति के हिस्से के रूप में हमें कम भूमि पर अधिक उत्पादन करने के लिए अपनी कृषि और खाद्य प्रणालियों को तत्काल अवश्य बदलने की आवश्यकता है। आज मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से कई राज्यों में, कई जगहों पर जहाँ हम कई फसल एक साथ उपजाते हैं, हमें कम ज़मीन पर हम कैसे अत्याधुनिक खेती करके और जो रासायनिक चीज़ों का उपयोग कम से कम करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं जैविक खेती पर भी और प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया है। तो निश्चित रूप से अब आवश्यकता है कि हम अपने प्राकृतिक खेती को भी, जो पारंपरिक रूप से चलता रहा है, हम उसका अवसर दें। हम देखते हैं कि खेतों में किस प्रकार से छोटे छोटे जीव जंतु जो फसल को उपजाने में मददगार होता रहा है, आज वो नष्ट हो रहा है। कभी जलने के कारण, चाहे जंगल जल जाए या खेत के अंदर पराली जलते हैं, किस प्रकार से वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ सकती है। हम देखते हैं किस प्रकार से जहाँ प्रकृति का दिया हुआ वह चीज़, पहाड़ों से औषधि युक्त जो जल है वो हमें मिलता है। हम लोग गंगा स्नान करते हैं या अनेक प्रकार के पर्व त्यौहार में हम वैसे जल को अर्पण करते हैं। ये पौराणिक हमारी संस्कृति रही है। तो हमें वैसे चीज़ों को नष्ट नहीं होने देना है और निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करते हुए जो भूमि के साथ हमारे संबंधों को हम बदल सकते हैं, आवश्यक गति का निर्माण कर सकते हैं और हमारी कृषि और खाद्य प्रणालियों में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने का जो जैव विविधता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा,
इसको हमें करने की आवश्यकता है। और मैं अपने सभी आने वाली पीढ़ियों को, उन बच्चों को जिनका भविष्य है, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि आप जैव विविधता को समझो, विद्यालय के अंदर भी, महाविद्यालय के अंदर भी, इसके पठन पाठन में भी और भी उन्हें बताने की आवश्यकता है, ताकि वो फ्लोरा और फौना के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में वो अच्छी तरह समझ सकें और उसके अनुकूल व्यवहार कर सकें। तो मैं आज इस अवसर पर प्रकृति का सम्मान करते हुए, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का सम्मान करते हुए और उसके योगदान की जिम्मेदारी का भरपूर उपयोग करने से जो हमें संतुष्टि होगी, तो मैं प्रकृति, पर्यावरण और साथ साथ अपनी संस्कृति और इस अवसर पर जो आज एक स्पेशल कह सकते हैं डाक टिकट के साथ जो कवरेज हमें मिला है, तो निश्चित रूप से बायोडाइवर्सिटी के लिए लोगों में एक जागरूकता पैदा करेगी और पूरे देश भर में हमें इसके लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता भी है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए, और फिर से मैं तमिलनाडु सरकार को भी और आप सबको बधाई देता हूं जो अच्छे काम कर रहे हैं। मनक्कम, नांद्री मनक्कम। धन्यवाद सर एंड थैंक यू वेरी मच। चेन्नई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड may now invite Shri Bhupender Yadav, Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, to address the gathering. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause? मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, तमिलनाडु सरकार के मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट थिरु शिवा मयनाथन जी, विभाग की सचिव श्रीमती लीना नंदन जी, इस अवसर पर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बी माथुर जी, तमिलनाडु सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती सुप्रिया साहू जी, हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी श्री नरेश गंगवार जी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के सेक्रेटरी श्री जस्टिन मोहन जी, मेरे सामने देश भर से बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के आए सभी ऑफिशियल्स और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा अच्छा होगा कि जो मंत्रालय ने लिख कर के दिया है उसको छोड़ करके जो मन में आ रहा है उसको बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 दिन से चेन्नई के अंदर हम लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि हमारी मिनिस्ट्री का मोटो है प्रकृति रक्षिता रक्षत, जो दोज हु प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर प्रोटेक्ट देम। सो नेचर को हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे नेचर में 5 एलिमेंट्स हैं। हम कहते हैं पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है और अग्नि है। जब मैं सोच रहा था कि 2 दिन से हम क्या कर रहे थे, तो कल हमने सबसे पहले नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की चिंता करी, तो वायु की चिंता करी। उसके बाद देश भर से हमारे वेटलैंड के लोगों को बुला करके हमने चिंता करी, तो जल की चिंता करी। आज बायोडाइवर्सिटी में जो एग्जीबिशन देखी तो हम लोगों ने पृथ्वी की चिंता करी। 3 एलिमेंट्स तो हमने पूरे कर दिए हैं। अगर 3 को बचा लेंगे तो अग्नि और आकाश रहेगा, वरना ये भी चला जाएगा।
ये ताली बजाने की बात नहीं है, चिंता की बात है। और इसलिए आखिर ये चिंता हम लोग किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जब ग्लासगो में COP26 हुआ और पूरी दुनिया इस बात पर चलने लगी कि दुनिया के मिटिगेशंस के मेजर्स क्या होंगे, कौन सा देश अपने को पहले नेट ज़ीरो घोषित करेगा, और उससे पहले जब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो भी काफ़ी इस विषय पर बातें चली। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत प्रभावी इंटरवेंशन रहा, और इसलिए पेरिस एग्रीमेंट में इस बात को माना गया कि दुनिया के विकास की संभावनाओं पे अगर आगे बढ़ना है तो हमको उन ट्रेडिशनल नॉलेज को, उन कल्चर्स को महत्व देना होगा जो पृथ्वी को अपनी माता, हम मदर अर्थ जो कहते हैं, उन ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चर्स को महत्व देना होगा। और भारत के नाते हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि दुनिया का 2.4% एरिया हमारे पास है, लेकिन दुनिया का 8% जो स्पीशीज़ है और जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है वो हमारे पास है, और जबकि दुनिया का 18% जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमारे पास है। हम दुनिया के वो देश हैं जो मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स कर लेते हुए भी सबसे कम पर कैपिटा कार्बन एमिशन करते हैं। ये हमारी लाइफ स्टाइल के कारण है, जिसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आगे बढ़ाने की बात जब हम करते हैं तो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंस दोनों को साथ लेकर के चलना होगा। हमने देश भर में मोर देन 2,50,000 बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए हैं, और आज के समय में भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम डिजिटली जुड़े हुए नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने श्रम मंत्री होने के नाते जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एक नया इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाया, जिसको हमने डिगी सक्षम कहा कि डिजिटली एम्पावर, हमने डिजी सक्षम नाम दिया। हमारे जो 2,75,000 से के करीब जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हैं, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी मेंटेन करती है, क्या हम इनको डिजिटली एम्पावर कर सकते हैं? आज जब मैं ये देख रहा था, हमारे लद्दाख के लोग, हमारे अरुणाचल के लोग, मिज़ोरम के लोग, मेघालय के लोग अपने अपने प्रोडक्ट को और अपने अपने जो नेचुरल उनका जो प्रोटेक्शन है उसको दिखा रहे, लेकिन जब हम इनको डिजिटली एम्पावर्ड कर देंगे तो इस एग्जीबिशन की जरूरत नहीं होगी। हम लोकल से ग्लोबल प्रधानमंत्री जी के मंत्र पर अपने आप पहुंच सकते हैं। हमको इस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को डिजिटली कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में गांव-गांव में सौंपना होगा, और ऐसा प्रोग्राम हमको चलाना होगा। तब हमारा जो फ्लोरा और फौना है उसको हम प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और उसको अपनी आजीविका के साथ भी जोड़ पाएंगे। दूसरा विषय, जो दुनिया भर में 3 COP चलती हैं, सबसे पहला क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC की चलती है, जिसका ग्लासगो में पिछली बार प्रोग्राम हुआ, और UNFCCC में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अपने पंचामृत की घोषणा भी करी, और हम लोगों ने कहा कि हम दुनिया में 500 गीगावाट बिजली का भी उत्पादन करेंगे, 40% अपने को रिन्यूएबल एनर्जी पे भी लेकर के जाएंगे। 2030 तक हम 1 गीगाटन जो कार्बन एमिशन कर सकते हैं, ऐसे उपाय अपनाएंगे कि वो 1 गीगाटन जो कार्बन एमिशन है वो कम हो, और उसके साथ साथ भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो पर लेकर जाएंगे। लेकिन ये करते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दुनिया को लाइफ का मंत्र देते हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल भी अपनाएंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल होगा, जो लाइफ का मंत्र होगा। उसके बाद दूसरा COP अभी कुछ दिनों पहले वेस्ट अफ्रीका में डेजर्टिफिकेशन को लेकर के हुआ। सब जगह जब ये बात चलने लगी कि जो डेजर्टिफिकेशन की चुनौती है, और लगभग हम ये मानते हैं कि 100 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन हमारे देश की भी डेजर्टिफिकेशन में, और भारत ने जो
अपना लक्ष्य तय किया था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को वापस से डेजर्टिफिकेशन से रेस्टोर करेंगे, उस लक्ष्य को हमने प्राप्त भी किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय भारत का पूरी दुनिया में सराहाया गया कि हमने अपने 29 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। जब एक बार किसान अपने सॉइल हेल्थ कार्ड से अपनी ज़मीन की क्षमता को जानता है तो रसायन का भी कम प्रयोग करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जो बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे सॉइल की हेल्थ कंडीशन को बनाए रखना। तीसरा जो विषय है बायोडायवर्सिटी का विषय भी है, और बायोडायवर्सिटी के विषय में मैं विशेष रूप से तमिलनाडु को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी को सेव करने के लिए जो सबसे बड़ा विषय है वो एबीएस का, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग का। एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग जो है वो अगर हम नीचे अपने जो लोकल कम्युनिटी है उनको अगर हम एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग को सही तरीके से अगर हम पहुंचाएंगे, तब हम अपनी बायोडायवर्सिटी को बचा करके विषयों को संभाल के रख सकते हैं। और इसलिए जो हमारे सब लोगों का जीवन है उसमें फूड, मेडिसिन, एनर्जी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये जो गुड्स हैं, और उसके साथ साथ वाटर, ऑक्सीजन और सॉइल, ये तीन पृथ्वी की दी हुई जो सर्विसेज हैं, इसके लिए जो बैलेंसिंग अप्रोच है उसको अपनाने के लिए बायोडायवर्सिटी की हमारी अथॉरिटी को विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। और ये कार्य करते हुए तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है कि जो हमारी जो स्नैक पकड़ने वाली जो कम्युनिटी है उनके लिए जो एक पूरा कोऑपरेटिव आप यहाँ पर जो बनाया गया है, और उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको साइंस के साथ जोड़ करके एक उनके जीवन को भी बढ़िया बनाया और एक ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने का भी काम किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से तमिलनाडु को बधाई देना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि आज उनके मंत्री जी ने घोषणा करी है और यहाँ पर एक बायोडायवर्सिटी सेंटर के लिए ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। तो मैं आपके मुख्यमंत्री को और आपकी सरकार को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पूरे देश में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विषयों को लेकर के सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अप्रोच है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच है। कोई विभाग अपने आप में अकेला ना सोचे, सब मिलकर के आगे के विकास के रास्ते को तय करें। और अभी हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने भी लगभग हमारे पास 17 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो मैं ये मानता हूँ कि जो देश के अपने आप में बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। चेन्नई में भी NCSM में हमारे डॉक्टर रमेश बैठे हैं, हमारे बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है मिस्टर माथुर यहाँ पर बैठे हैं, हमारे कोलकाता में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है धृति बैनर्जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा BSI है उसका भी आज उनका प्रेजेंटेशन लगा हुआ है। दुनिया का सबसे अच्छा वाइल्ड लाइफ रिसर्च का इंस्टीट्यूट WII हमारा देहरादून में है, उसके लोग नहीं हैं लेकिन उनके अच्छे काफ़ी कार्य हैं। लेकिन अब हमारी मिनिस्ट्री भी ये सारा जो हमारे पास एक अपने फ्लोरा और फोना को बचा करके उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, इसको होल ऑफ द एक एक्सीलेंस सिस्टम के रूप में कैसे परिणित करें। और एक पूरी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री देश के डेवलपमेंट और देश के इकोलॉजी दोनों का बैलेंस करते हुए पॉलिसी के साथ चले, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हुए उस विषयों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा ये मानना है कि देश के इकोलॉजी के डेवलपमेंट में जो सस्टेनेबिलिटी है उसको बनाने के लिए सबसे पहला विषय है कि जो लोकल लोग हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करने के लिए सबसे पहला विषय है। दूसरा, उनकी लाइवलीहुड को बेटर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का एक्सेस, ये हमारी डिपार्टमेंट इस विषय पर अच्छा काम कर रहा है। तीसरा, इसके लिए आम आदमी तक सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुँचे, सरकार के बेनिफिट उनको पहुँचे, उसको पहुँचाने की हमारी योजना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तभी काम कर सकती है जब इंक्लूसिवनेस हो। सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस दोनों की जो अप्रोच है
उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और इसलिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को के विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी के लाइफ के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो 3 बड़ी सेमिनार हमारी ये 2 दिनों के अंतर्गत हुई है, ये पृथ्वी के 3 एलिमेंट्स के लिए हुई है, लेकिन अगर ये 3 सेमिनार की जो पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से जो रिजल्ट आएंगे, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से चेन्नई के लिए ये एक उपलब्धि का विषय है कि 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी के विषयों पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ और देश भर से आए लोग जो इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी के बारे में यहाँ पूरा अपना जो चिंतन करने वाले हैं, उसका भी लाभ डिपार्टमेंट को अपनी पॉलिसी मेकिंग में मिलेगा। और हमारी जो अप्रोच है वो केवल एकेडमिक पेपर तक ना रहे, हमारी अप्रोच से सीधे आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन अगर आएगा तभी हम अपनी बायोडायवर्सिटी, अपने फ्लोरा फौना, अपने डेवलपमेंट, सस्टेनेबल बट इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के हिसाब से आने वाले अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद sir, and thank you so very much for sharing a valuable insight with us. As a token of respect, NBA would now present mementos to the dignitaries on the dais. To do the honor, I would request Dr. V.B. Mathur to felicitate our Union Minister, Shri Bhupender Yadav. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause? Up next, to do the honor, I would request Shri Justin Mohan to felicitate our Minister, Shri Ashwini Kumar Chaubey. Thank you. May I again ask Dr. V.B. Mathur to felicitate Minister Thiru Siva V. Mayanathan. May I again ask Shri Justin Mohan to felicitate MOEFC Secretary Mrs. Leena Nandan. May I again ask Dr. V.B. Mathur to felicitate Additional Chief Secretary Government of Tamil Nadu, Mrs. Supriya Sahu. Come on, ladies and gentlemen, can we have the round of applause? Keep continuing. May I again ask Shri Justin Mohan to felicitate Additional Secretary MOEFC Shri Naresh Pal Gangwar. May I ask Dr. V.B. Mathur to felicitate Postmaster General India Post Shri G. Natarajan. With this, I would like to thank all our dignitaries for joining with us and making this event memorable. Thank you once again. Now, we can look at the interaction with the representatives of SBBs, UTBs, and BMCs. NBA has supported the establishment of SBBs in 28 states, 8 union territories, and facilitated the establishment of over 277,000 BMCs at various levels across the country. Constant dialogue is taking place with all the SBBs and UTBs through the conduct of monthly review meetings since last 3 years.
as a part of celebration of IDB 2022, we have taken this opportunity to have a brief interaction with the SBBs and BMC's members. May I now invite Dr. K.P. Raghuram, Technical Officer, NBA, to facilitate this interaction. With a round of applause, let's welcome Raghuram. Thank you. Thank you. Over to you, Doctor. Honorable ministers on the dais and other distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to inform you under the Biological Diversity Act 2002, the state biodiversity boards in all the 28 states we have formed, and biodiversity councils in 8 union territories have been formed so far. Another important milestone achieved in this act is constitution of Biodiversity Management Committee at the local body level across the country. Today, with us, 50% of our audience are from the BMC groups. With this background, now I call upon few representatives of the State Biodiversity Board and the Biodiversity Management Committee to raise their queries before the dignitaries on the dais. Now, from the State Biodiversity Board, due to paucity of time, we will just take 4 questions, 2 from the State Biodiversity Board, 2 from the BMCs. Volunteers, please provide the mic to the respective BMCs, State Biodiversity Board, who is raising their hands. 1 minute, sir. Over. Kindly introduce yourself and raise your hand. Sir, namaskar. I'm Sheshrao Patil, Chairman, Maharashtra State Biodiversity Board. Sir, thanks a lot for this interactive session. Sir, under your guidance and under guidance of NBA, we are doing a lot of good works. We have formed 28,746 biodiversity management committees, and equal number of PBRs also have been formed in the state. We have taken lots of initiatives like Mahasir fish, which had been vanished, has been again rejuvenated in Melghats, areas like Melghats. Then some local varieties of crops, they also have been supported. Then we have supported some aquatic biodiversity also for some of the lakes and rivers. But sir, in the state, with 20,649 biodiversity management committees and equal number of PBRs, we are some constraints like staff. We just have 5-6 permanent staff, and of course our board have a chairman, of course, and 5 members. It's a huge work. Definitely NBA is supporting, Government of India is supporting, but some more support is really required in the terms of financial support and also establishment. And sir, some biodiversity park needs to be established in the state. So request you to please support it. Thank you, sir. Thank you. सर, मैं हरियाणा सिरसा ज़िला से गोसाइयाना बीएमसी का अध्यक्ष विनोद कुमार। मैं गांव गोसाइयाना में हरियाणा की तरफ से हमारी जो स्टॉल लगी है उसमें हमने प्रदर्शनी दिखाई है। हम हिरण को बचाने के लिए हमारी बीएमसी बहुत कुछ कर रही है। सांडा जो कि एक विलुप्त होती हुई जाती है, उसको बचाने के लिए हमारी बीएमसी बहुत कुछ कर रही है। हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से घुसाइयाना में करीब 100 एकड़ के करीब भूमि हमने हिरणों के लिए, जानवरों के लिए, सांडों के लिए और वन्य जो वृक्ष लगाए हुए हैं, इसके अलावा जड़ी बूटियों के लिए हमने जो पूरा एरिया छोड़ रखा है, जो भूमि हम और किसी उपयोग में नहीं लेते। हरियाणा से मिनिस्टर भूपेंद्र जी से मैं सर कहूँगा कि हमारी बीएमसी के लिए वो जो एरिया है वो संरक्षित एरिया घोषित किया जाए और उसके लिए हमारी मदद की जाए। बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज ये कुछ करते आ रहे हैं बीएमसी के लिए, जैसे जो अब हमने सीखा है, इस जो जैव विविधता प्रबंधन कमेटी बनी है उसके माध्यम से हमने सीखा है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत पुराने समय से
हिरणों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए और जड़ी बूटियों को बचाने के लिए हमारे पूर्वज बहुत कुछ करते आ रहे हैं। और अब हमने उनसे सीख करके वह इस बीएमसी के माध्यम से हम जो कुछ कर रहे हैं, इससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है और आने वाले समय में प्रकृति को बचाने के लिए जो हम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बहुत कुछ कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर। धन्यवाद। எங்களுடைய தமிழக जी, मैं முதல்வர் बिहार से हूँ, रोहतास जिला, मानी जैव विविधता प्रबंधन समिति। सर, हमने एक मॉडल तैयार किया है अपने जैव विविधता प्रबंधन समिति में। सर, जब हम जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने तो मेरे पास 7 मेंबर थे टोटल, और 7 मेंबर से हम लोग जन जन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमने सर 12 क्लब का गठन किया अपने गांव में, महिला क्लब, युवा क्लब, बाल क्लब सहित 12 क्लब, वृद्धजन क्लब सब है सर। और सर फिर हमने क्या किया कि जितने हमारे ग्राम पंचायत के स्कूल हैं, सरकारी और गैर सरकारी, हमने बच्चों का सहारा लिया और उन स्कूलों में चित्रकारी प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता नियमित करा रहे हैं जैव विविधता के नाम पर। और सर बच्चे सब जैव विविधता के बारे में जान गए और हम घर घर तक पहुंच गए हैं सर। मैं तो भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि ये मानी ग्राम पंचायत के जो मॉडल है उसको भारत में लागू किया जाए। और आप जानते हैं हमारे 12 कमिटियों के चलते उसमें 7 के जगह पर 150 से अधिक मेंबर सक्रिय हैं और हम घर घर तक पहुंच गए हैं। जय हिंद। Thank you. One more question. Anyone else? ठीक. Yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம். சார் வணக்கம் சார். எங்களுடைய நான் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பட்டுக்கோட்டை பிளாக்லேருந்து வரேன் சார். நான் தமிழ்நாடு ஊரக மாநில வாழ்வாதார இயக்கத்தில் மெம்பராக இருக்கேன், பிஎம்சியில் மெம்பராக இருக்கேன் சார். இந்த மத்திய மாநில அரசு கொடுக்குற இந்த நிதியை நாங்கள் எவ்வாறு சிறந்த முறையில் நாங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லணும் சார். இந்த பிஎம்சி மெம்பர் எந்த வகையில் நாங்கள் சிறப்பாக செயல்படணும் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி சொல்லணும் சார். நன்றிங்கம்மா. Sir, I will translate it in English. She is from Biodiversity Management Committee from Tamil Nadu, and she is telling that the money which are receiving from the central and the state government to the BMCs, how to utilize that money for the conservation activities. So that is her question, sir. Thank you. Good morning, sir. Myself, Dr. Firoz Bade Saab. I am a BMC chairperson of Goa State Biodiversity Board. We have been doing work on the conservation of water bodies. Plus, we have a project supported by Goa State Biodiversity Board on enhancing the livelihood of the people of Goa. Sir, I just wish to know how BMCs can support or enhance the biodiversity conservation by strengthening the existing Biodiversity Act. I think that will be of great help to enhance the biodiversity conservation work throughout the country. Thank you. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் ஐயா பெரியவருடைய முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்கியிருக்கிய மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் நன்றி. நாங்கள் மதுரை மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றோம். எங்களுடைய கமிட்டி என்பது சிறுமலை பகுதிகளை உள்ளடக்கிய பகுதியாக இருக்கிறது. நமது தமிழக முதல்வர் அவர்களுடைய நிதி அறிக்கையிலே கூறியது போல, ஐயா மத்திய அமைச்சர் கூறியதைப் போல 5 பூதங்கள் நீர், நிலம், காற்று, நெருப்பு, இதை எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு ஒரு சஸ்டைனபிள் லைஃப்லிஹுட் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக முதல்வர் அவர்களுடைய ஆசைக்கிணங்கி எங்களுடைய சிறிய கிராமத்திலிருந்து இதை இந்த 5 பூதங்களையும் எவ்வாறு காக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த அறிக்கையை எடுத்து வந்திருக்கின்றோம். இதை கண்டிப்பாக எங்களுடைய தமிழக அமைச்சர் அவர்கள் மத்திய அமைச்சருக்கு கொடுத்து வழங்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி. नमस्कार. One second. Before that, I will just translate. Sir, they are from a small village from the Madurai area. It's from Tamil Nadu. What they are saying is
the 5 elements, air, water, all those things, how it's got what are all the implications over that because of various reasons. That has been documented in a pamphlet, and that pamphlet is being circulated to all our dignitaries. Thank you, sir. हेलो नमस्कार हेलो मेरा नाम ताइक गोई, मैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का चेयरमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनबीए को मैं बहुत स्टेट का तरफ से धन्यवाद देता हूँ, ये जो इंटरेक्शन प्रोग्राम और जो आज का ये प्रोग्राम हमको यहाँ आपका सामने खड़ा होने का जो मौका दिया है, ये मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट्स है और वहाँ बीएमसी पूरा गठन हो चुका है और हमारे बहुत चैलेंजेस है। उसका बावजूद हमारा स्टेट से आज तक 3 बीएमसी को नेशनल अवार्ड मिला है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरा चैलेंजेस ये है, हमारा जो बीएमसी जो बोर्ड जो है काम बहुत जोरदार से वहाँ काम कर रहे हैं। मैं हमारे भूपेंद्र यादव सर और अश्विनी सर से मैं एक उसका सामने एक रखना चाहता हूँ। हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है और मैन पावर का बहुत कमी है। ये 2 विषय आपका सामने में रखना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर सबको। मेरा गांव मुकरा का है। मेरे गांव में मैं ऑर्गेनिक की खेती कर रही हूँ सर। सब किसानों को मेरे साथ जुड़ रही हूँ। ऑर्गेनिक खाद ये अपने फर्टिलाइजर वेस्ट है सर, वो नहीं डालते हैं। ऑर्गेनिक खाद से वे सभी तरकारी को और मूंग की दाल खेती में क्या क्या अपने को आता है ना, वो उसको भी सब किसान को मैं जुड़ाती हूँ सर। और मेरे गांव के कितने किसान लोग हैं उसको भी मैं लाना चाहती हूँ सर। और अपन लॉकडाउन में कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन भी नहीं मिला, तो मैं मेरे ग्राम पंचायत में 60,000 तक पौधे भी लगाए हूँ सर। वो पौधे भी मैं ऑर्गेनिक खाद भी उसको डालती हूँ। और पशु पक्षी को गांव में दाढ़ी करते थे ना, गांव में आते कुछ बच्चों में हाथ में कुछ खाने के लिए होता, वो भी पकड़ के उसको आते हैं तो वो उसके लिए भी फल के भी झाड़ा मैं लगाई हूँ सर। कहाँ गांव में भी नहीं आ रहे हूँ। वो चिड़िया के कौन से भी पक्षी होना, उसके लिए भी फल पौधे भी लगाए हैं। शिल्पा मैडम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, वो भी सर को धन्यवाद देती हूँ सर। तेलंगाना स्टेट से मैं आई हूँ, तो पौधे भी 60,000 रोड 2 साइड भी लगाई हूँ उसको सर। ये भी जैविक खाद भी डालती हूँ, लगाने भी नहीं कुछ नहीं मेरा। और उसका रक्षण भी कर रही है, पानी डालना, कुछ भी कांटे लगाना, पौधे अच्छे बढ़ना, ऑक्सीजन अपने को मिलना है। मेरी अच्छा है ऑर्गेनिक खाद से ही मैं ज़्यादा चाहती हूँ सर। और मेरे ग्राम पंचायत में कितने लोग हैं उसको भी मेरे ऑर्गेनिक खाद को खेत में डालना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है सर। अपना प्रधानमंत्री से भी मैं, प्रधानमंत्री सर ये गीले कचरे का ये सोना बन रहा है ऐसे ही बोले थे ना सर, वही मैं करना चाहती हूँ। मेरे ग्राम पंचायत में साफ सफाई, झाड़ा फूल 5 लाख तक ये खत का भी मेरे ग्राम पंचायत को फायदा आ रहा है सर। तो मेरे ग्राम पंचायत में एक करंट बिल भी नहीं आता, उतना मेरा ये खत से फायदा हो रहा है। खेती को लोग भी बहुत लेके जा रहे हैं और जिसको भी रहता ना, और डॉक्टर्स लोग को भी उन्हें भी लेके जाते हैं। मेरे सरकारी को यूज़ कर रहे हैं जैविक खाद सर, वो अच्छा है जैविक खाद। कोई चिरुधान्य ये पूरा मैं निकाल रही हूँ सर। सभी लोग को मेरे साथ भी ला चुकी हूँ, वे परिवर्तन ला चुकी हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सुरेश गुप्ता, मैं तेलंगाना से आए थे। मैंने एर्लियर वर्कड एज ए बैंक मैनेजर, बट जब भी मैंने क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचा था, अभी ये मेरा पृथ्वी को आग लगा हुआ है, तो अभी मैं बैंक मैनेजर का काम करके मेरा बीवी बच्चों को संभालना नहीं, पूरा पृथ्वी को मैं संभालना सोच के 2017 में आई रिजाइन माई जॉब टू सर्व माई मदर अर्थ।
तो इस बीच में हम लोग ने 2014 से पहले हम घूम घूम के कचरा निकालते, पार्क क्लीन करती है, स्वच्छ भारत के लिए बात करते थे। हम लोग को सोचती है ये पागल है बोल के सभी लोग हमको, मेरा माँ बाप के लिए बोलते थे, आपका बेटा क्या कर रहे, आज बैंक मैनेजर है वो कचरा साफ करने के लिए जा रहे। मगर जब भी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत जो स्लोगन दिया था, तब सभी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब IAS, IPS रोड क्लीन करने में, एनवायरनमेंट के बारे में और सफाई के में बात करते थे। तब लोग मेरे को जानता था, मेरे को गेस्ट जैसे बुला के आप बहुत अच्छा काम कर रहे बोल के बोलते थे। जैसे हम लोग ने तेलंगाना बायोडाइवर्सिटी नलगोंडा में जिला परिषद BMC बन रहे थे, तब मेरे को एक मेंबर बनाए थे। सब मेरा पहचान वाला है, जो भी है उन लोग बोलते हैं अरे आप सुरेश गुप्ता जो अच्छा काम कर रहे बोल के बोल रहे थे। मैं एक कॉमन मैन जैसे काम कर रहे, कॉमन मैन मतलब मैंने 3 विषय पे ध्यान देती थे, जो कपड़ा और मकान और फूड, ये तीनों चीज़ पे मैंने ध्यान देता था। मैं ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी के डे में मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हम लोग देख रहे थे सारे लोग सिंथेटिक क्लॉथ यूज़ कर रहे थे। अभी भी मतलब जो जितने भी हम लोग ने क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे, हम लोग ने कम से कम अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बोल के एक स्लोगन लगाए थे। हमारा महात्मा गांधी ने बोला था चरखा और खादी हमारा प्राइड ऑफ द इंडिया। ये रिक्वेस्ट कर रहे सभी एनवायरनमेंट के लिए BMC मेंबर्स, एटलीस्ट ये 15 अगस्त के माध्यम हम लोग ने खादी यूज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को। हम लोग ने अभी हमारा प्रधानमंत्री और इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिलेट के बारे में बोलने की। जो मिलेट है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है और न्यूट्रिशनल का भी हो सकता है बोल के बोला था। मैं और एक चीज़ बोलना चाहता, जो मकान जो है बैम्बू हाउस और कपड़ा खादी और फूड मिलेट्स और नेचुरल, ये दीज प्रोडक्ट्स आर हम लोग को प्लांट बचने के हैं। लास्ट में सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। धन्यवाद। Now, thank you. Now I will request our Honorable Minister. Respected dignitaries on dais and esteemed participants. This session is an interaction session that we have organized for the Confederation of Indian Industry People. As you all know that the India Business and Biodiversity Initiative, the IBBI, was launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change on the occasion of International Day for Biological Diversity on 2014. This initiative is hosted by the CII, Confederation of Indian Industry, ITC, Center of Excellence for Sustainable Development. As you all know that the IBBI's vision is to sensitize, guide and mentor Indian business organizations in biodiversity conservation and sustainable use related to their operations. From the National Biodiversity Authority, we look at this platform, this national platform, for the businesses to mainstream biodiversity in their operations. In fact, we are looking at this IBBI platform as a connect between the corporate India and rural India. For paucity of time, we now have the representatives from the CII. They may ask 2 questions. Thank you very much. I'm Mohan Varghese from ITC. Louder, please. Louder. Yeah. Can you hear me? Yeah. The question I would like to raise is CSR money is being spent on developing the rural areas which is around the factories, especially in ITC. We do a lot of plantation work. But the money has to be spent within a specified time of about 1 to 2 years. That is coming as a sort of a bit of a stumbling block, because we would like to have long-term programs where the people will be benefited in terms of the soil improvement, the water harvested, and those kind of activities will take a little more time. So I request that from the CIA as well as the industrial perspective, that a little more time should be allotted for implementing the work with CSR money. We can answer. Next one. We can answer. Hello. Sir. We can answer. Hello. Yeah, I'm Shantanu Satpathy.
I'm from Aprava Energy. So we are into power generation and distribution. Honorable Minister and dignitaries and also all the passionate people who are here. So I'd like to just congratulate on this International Biodiversity Day. And also last 2 days we are experiencing the initiatives by the government and various programs which are happening on this direction. And particularly yesterday, Ashwini Kumar sir has told about Nam Bhumi and Adra Bhumi uske bare mein. And today also he explained about how we can correlate with nature and culture. That is very important. And yesterday, Bhupinder sir has done it in a very good way, communicating with the stakeholders. It's a very effective way of communicating on this strategy. Corporates like us would like to learn from this effective communication with the stakeholders. So that is very, very important to how you engage with them so effectively, but also in a very simple manner. So coming to the biodiversity now, as our Prime Minister has taken that 5 Panchamrit, and one of them is how we can achieve the net zero target. And the corporates have to play a great role in that. But one thing is, what I think missing is corporate are not understanding that biodiversity could also contribute to that net zero target, because we all are trying to address it by technological interventions. But there is at least 30% net zero target could be achieved from the biodiversity initiatives. As today's video also shown that there is a potential for at least 3 billion tons of CO2 can be synced by the biodiversity initiatives. So that if the corporates understand that, then they can take more initiatives in this direction. And coming to one question that I have, that the land restoration and also the forestation, that is very important for the pillars for the biodiversity initiatives. But how corporates, as we also are doing under the legal requirements, we are planting trees only. That is 30% of our land that we are doing our business. But apart from that, how corporates can intervene or can support to these afforestation initiatives? If the minister can throw some light on this, that how corporates can help or contribute towards the country's commitment towards reforestation or land restoration. Thank you, sir. No. Sure. Good afternoon, sir. This is Lakshmikant Deshpande from Godrej and Boys Company Limited, Mumbai. And sir, very thank you for your time and your very motivated encouragement to corporate world to get into. Under IBBI, under the leadership of CI and Mr. Godrej, we have been trying to contribute a lot. So my question is that practically we all know that biodiversity is not only about technology. It's about raising people, it's about motivating them, doing a lot of groundwork, raising nurseries when it comes to plantation. So what happens is practically all the biodiversity initiatives take more time to gather resources, start them, and actually get them running. Whereas CSR rules currently, if you see, they are not very favorable in terms of biodiversity conservation project, because the funds have to be utilized in 1 year, otherwise they go back. So my request will be, please consider biodiversity as a special topic and have discussion and see how CSR rules can be more customized or made favorable for the biodiversity conservation project. Because any conservation project is going to take 3 to 7 years in terms of groundwork and seeing the carbon sequestration results. So I would request that, sir. Thank you. Thank you very much. வணக்கம். நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவிடைமுருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலிருந்து வந்திருக்கோம்.
இங்கே வந்திருக்கின்ற மத்திய அமைச்சர் மற்றும் மாநில அமைச்சர் அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டின் சார்பாகவும் எங்களுடைய ஒன்றியத்தின் சார்பாகவும் மனமகிழ்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். எங்களுடைய முதலமைச்சர் ரொம்ப மிக அற்புதமான அமைச்சரை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். நம்முடைய அமைச்சர் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பாக கூட எங்களுடைய பகுதியிற்கு வந்திருக்கும் போது நிறைய நியூட்ரியோனை பற்றியும் நிறைய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை பற்றியும் எந்த அளவுக்கு நாம் தடுக்க முடியும் என்பதை பற்றி எங்களுக்கு நிறைய விளக்கியிருக்காங்க. அதே போல் இங்கே இருக்கிற நம்மளுடைய இப்போ இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டி, நான் ஒரு கமிட்டி சேர்பர்சனாக தான் இருக்கேன் திருவிடைமருதூரில். நாங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதெல்லாம் நிறைய வயல்களிலையும் ஆறுகளிலையும் மீன்களும் நத்தையும் கொக்குமாக இருக்கும். ஒரு பயாலஜிக்கல் ஒரு சைக்கிள் இருக்கும். ஒரு சின்ன பூச்சியை ஒரு மீன் பிடிச்சி சாப்பிடும், மீனை கொக்கு பிடிச்சி சாப்பிடும், கொக்கை மனிதர்கள் சாப்பிடுவாங்க. அப்படி ஒரு பயாலஜிக்கல் செயின் இருந்துச்சு. சாருக்கு வேணால் இப்போ நமக்கு அமைச்சர்களுக்கு வேணால் நான் பேசுகிறது புரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய உயரதிகாரிகளுக்கு கண்டிப்பாக என்னுடைய தமிழ் புரியும். அதை தயவு செஞ்சு அவங்கள்ட்ட சொல்லணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஒரு பயாலஜிக்கல் செயினை நாம் ரசாயன உரங்கள் மூலமாக முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. இன்றைக்கி மீன் கிடையாது, பூச்சி கிடையாது, சிட்டுக்குருவி இல்லை, தவளை கிடையாது, இருக்கிற எல்லா இந்த ரீசோர்ஸும் போயிடுச்சு இப்போ. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் இந்த இயற்கை உரங்களுக்கு மாறும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இதை மீட்டெடுக்க முடியும் நம்புகிறோம். மண்வளம் பாதுகாக்கப்படும். இந்த மண்வளம் பாதுகாக்கப்படுகிறதுக்கு இந்த ரசாயன உரத்தை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒழிப்பதற்கு செய்யணும். இது இங்கிலீஷில் சொல்லலாம். ஓகே, கொஞ்சம் சார். ஹானரபிள் மினிஸ்டர், he suggested me that he give English translation to the gentleman. The gentleman is saying that we minimize the use of pesticide. That is good for our health. Thank you, sir. Thank you very much. I understand your feeling. Okay, sir. That's the reason in this budget, even we announced the natural Kheti. First we started to near to the Ganga. In the rest of time, definitely we will increase the natural farming. That is the solution. And what your suggestion and apprehension, that is very good. And I endorse with you. And definitely our policy we are making. I am able to understand your Tamil? Yeah. Thank you. So, Hindi language is nothing. Language is a emotion which is touched to heart to heart. Thank you. Thank you. And Tamil is, please sit down. Tamil is good language. It's a classical language. And India always be the proud of its rich culture and contribution to the Tamil to making India strong cultural heritage. And we welcome so many questions raised by our so many participants, including those who are actively doing their groundwork for the biodiversity register, and some question raised by our corporate world also. The discussion is started by Mr. Suresh Rao Patil about the strengthening of our regulatory bodies. I think we are sometime talking about the financial aspect also, but my emphasis is, as my personal view is, we more focus on the capacity building. And in my initial words, I spoke about how to strengthen, how to make a program for the purpose of the capacity building of our biodiversity authority. That's the important thing. लेकिन जो आपने कहा है उसको निश्चित रूप से हम ध्यान में रखेंगे. उसके बाद जो हमारे हरियाणा के सिरसा के जो आए थे, आप बैठ जाइए. सिरसा वालों का ये जो कहना था, तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है हरियाणा सरकार ने एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो किया है, इवन जो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर भी है, उसमें गुड़गांव के पास हमने अरावली को रेस्टोर करने का एक बड़ा काम किया है. और पहली बार ऐसा राज्य सरकार ने किया है कि हमने गुड़गांव के पास 10,000 एकड़ ज़मीन में बेस्ट सफारी पार्क बनाने का अभी एक डिज़ाइन मंगाने का भी नक्शा मंगाया है, जो सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी को बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं. उसके बाद रोहतास ज़िले के हमारे जो कार्य मुकेश जी कर रहे हैं,
तो रोहतास तो अच्छा जिला है, अश्वनी जी का तो क्षेत्र में ही आता है, और हमारे गोपाल नारायण सिंह का मेडिकल कॉलेज भी हम और अश्वनी जी साथ गए थे। तमिलनाडु के जो हमारी वो जो बहन उधर तमिलनाडु में, शी इज स्पेसिफिकली रेजेज द क्वेश्चन हाउ टू यूटिलाइज द मनी फॉर कंजर्वेशन. Definitely SOP will be issued by the state government as well as by the central government also. गोवा में बायोडाइवर्सिटी एक्ट के विषय को लेकर के और तमिलनाडु के आए थे, लेकिन बेसिक जो विषय सब लोगों का आया, इवन अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्टाफ की बात को बताया है। बेसिक जो है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को एक मूवमेंट के रूप में और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना होगा। देश भर में जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाने की बात है, उसमें जो सबसे बड़ा विषय है वो ABS राइट का है, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग जो विषय है, क्योंकि जिसको नीचे के हमारे SC, ST, एग्रीकल्चर, फार्मर लोग जो ये करते हैं, इसको लेकर के भारत सरकार ने काफ़ी सोचा है। सोचने के बाद हम अपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट भी लेकर के आए हैं। वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट की अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है, लेकिन हम दो चीज़ें निश्चित रूप से हम बहुत स्पष्ट हैं। पहला, नियोगा प्रोटोकॉल में जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो नीचे की कम्युनिटी को जो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग देने की बात है, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दूसरा, लोगों की लाइवलीहुड में उनके जीवन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एकेडमिक रिसर्च कॉपरेशन होना चाहिए, उसको लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। एक बार अगर हम इंटरनेशनल एकेडमिक रिसर्च इन्वेस्टमेंट इसको बढ़ावा देंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी मजबूत होगी, हमारे लोकल लोगों की लाइवलीहुड भी मजबूत होगी और दुनिया में हम अच्छा काम भी कर सकेंगे। तेलंगाना के सुरेश गुप्ता जी का तो अच्छी बात है, आप जैसे और भी लोग बने, अपनी नौकरी छोड़ें, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं स्वच्छता का काम, ये बहुत गंभीर काम है। और स्वच्छता मिशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि स्वच्छता ये केवल स्वच्छता नहीं है, ये हमारे हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ विषय है, ये एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजरमेंट भी है। तो और ये बहुत बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा है, और मैं आपको सबकी तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप वॉलंटरी जो काम कर रहे हैं। दो विषय जो गोदरेज वालों ने विषय उठाया और उधर CI वालों ने, उन्होंने भी विषय उठाया है CSR रूल्स को लेकर के। सबसे पहले तो जो इनिशिएटिव बायोडाइवर्सिटी के किए हैं बॉम्बे में मैंग्रोव्स को लेकर के, गोदरेज का जो इनिशिएटिव है, आपको भी मैं बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि अच्छा इनिशिएटिव आपके द्वारा किया गया। ये जो CSR रूल का विषय आप मेरे को ध्यान में दिलाना, जब ध्यान में दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। जो शांतनु सतपथी ने विषय उठाया है कि हम फॉरेस्टेशन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हमारे मंत्रालय की ओर से अभी नगर वन योजना आई है। नगर वन योजना का अर्थ ये है कि नगर वन योजना में हम शहरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे क्षेत्र में वन लगा सकते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर चाहे तो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के ऐसे नगर वन को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अगर जितने नगर वन अडॉप्ट करेंगे तो आपका भी दिखेगा कि योर कंट्रीब्यूशन टू द मतलब ग्रीन इकोनॉमी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा। और मिनिस्ट्री की हमारी सेक्रेटरी बैठी हैं, नगर वन योजना को एक बार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ हम किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए हम निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मैं ये विश्वास करता हूँ, जैसे मैंने उनकी तमिल को बिना ट्रांसलेशन के लिए समझ लिया, मेरी हिंदी को भी आपने समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। Dhanyavad sir, and thank you so very much, Honorable Minister, for sharing with us. And now I request, and also thank you Sandra Pandey and Raghuram for the interaction, and thank you all for the lovely participation. May I now invite Mrs. Supriya Sahu, Additional Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, to provide her closing remarks based on the interaction with representatives of BMCs and leaders of the industry. லேடீஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், இங்கே வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Western world is telling us to eat flax seeds. They are telling us to eat pumpkin seeds. They are saying it is full of vitamins. It's full of micronutrients. Thousands of years, Indians have been eating these seeds
as a part of their daily routine. Why is it that the Western world has to tell us that these things have to be brought back into our diet? It is only because we have stopped to value the heritage, the cultural heritage, the biological heritage that we have with us. Ladies and gentlemen, today this interaction has been extremely wonderful, and sir, based on this interaction, I would like to suggest, I have a suggestion to make. The compensatory afforestation program is a very powerful tool. Government of India is asking each state to implement several schemes under the compensatory afforestation program, CAMPA, as we all know. If a certain percentage of CAMPA, the percentage can be decided, if the certain percentage of CAMPA can be fixed to be given to the biodiversity boards of the state and to be used, it will go a long way. Because, sir, in our experience, the biodiversity boards are definitely devoid of funds. They need the push that you are giving, sir. It will go in a very long way. In Tamil Nadu, sir, you actually spoke about the need for research. You spoke about the need for promoting it. In Tamil Nadu, we have launched a scheme called the Green Fellowship Scheme of the Chief Minister. We have issued the government orders to appoint in every district one Green Fellow. And Government of Tamil Nadu will provide the Green Fellowship to not only work on the 3 missions that we have, but also to work on biodiversity very, very closely with the district collectors. And I think, sir, if the fellowship programs in biodiversity sector could be brought up, which the corporates who are sitting over here, they could support. And there are several students who are sitting over here. I'm very sure the new generation is very interested in biodiversity. They will certainly take it up, sir, in a very, very big way. You spoke about the access benefit scheme, sir. I think it is very important. The third and the last point that I wanted to make was that if you look at our temples, look at our religious places, today we are all talking about the biodiversity hotspots. But if you look at these religious places, especially our temples, they have been the biodiversity hotspots for centuries. The oil for the lamp, flowers for the puja, the prasad that we are using, everything, even today in many temples, it comes from Nandavanams, as we call in Tamil Nadu. It comes from our temples. So, sir, if there could be a very special scheme to preserve the biodiversity in all these beautiful places, and maybe as model, some projects could be taken up, it will go in a very long way. There is a small study which was done in Tirunelveli in one temple. They found out more than 20 species were very, very specially confined to that particular sector. So with these words, I would like to thank the Honorable Ministers. I would like to thank Dr. Mathur. I'm very happy that our Honorable Chief Minister, we would like to thank him once again that he has announced the allocation of a prime piece of land in Anna University for setting up the Office of the National Biodiversity. And sir, we would like to assure you the full support and cooperation of the government of Tamil Nadu. Any kind of a support that we will need, we will be very much happy to come forward. With these words, we would once again like to thank you for choosing Tamil Nadu to organize this particular important interaction program. Nandri, Vanakkam, Namaskar. Thank you so very much, ma'am, for your lovely speech. I now request Sri J. Justin Mohan, Secretary, National Biodiversity Authority, to present a vote of thanks on behalf of NBA and MOEFC to the dignitaries and all the guests. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the national level celebrations of the International Day for Biological Diversity 2022. At the outset,
I, on behalf of the National Biodiversity Authority, would like to thank each one of you for being present here and making this event a very grand success. Words are not enough to thank our chief guest, our Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Labour and Employment, Shri Bhupender Yadav sir, for having consented to our request to formally inaugurate the IDB celebrations of 2022. Sir, we are extremely honored and grateful to you for inaugurating the national level celebrations of the IDB. Your presence is a motivation for each one of us involved in biodiversity conservation to work harder for the cause, and also would ensure that our efforts benefit our citizens, our farmers and tribal communities who are the actual conservers of biodiversity. Sir, on behalf of the National Biodiversity Authority and all those who have assembled here, I take this opportunity to thank you for inaugurating the national level celebrations of the International Day for Biological Diversity 2022. I would also like to thank our Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ashwini Kumar Chaubey sir, for being our guest of honor at this important event. Sir, we are very much honored with your gracious presence at this important event, and your message would reach out to every village of our country about the importance of biodiversity conservation. On behalf of NBA and on behalf of all those who have assembled here, I wish to warmly thank you for being our guest of honor today. I would also like to thank our Honorable Minister of Environment, Climate Change and Youth Affairs and Sports Development, Government of Tamil Nadu, Thiru Siva V. Mayyanathan, for being our guest of honor. Sir, we are very much thankful to you for accepting our invitation and being with us to celebrate this International Day for Biological Diversity. On behalf of NBA and on behalf of all those who have assembled here, I wish to warmly thank you for being our guest of honor. மாண்புமிகு தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் திரு சிவ மையநாதன் அவர்கள் நேரடியாக பங்கேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்ததற்காக தேசிய பல்லுயிர் பரவல் ஆணையத்தின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I sincerely thank our respected Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dr. Leela Nandan Madam, who has been extremely supportive to the efforts of NBA. Madam, on behalf of NBA and all those who are assembled here, I warmly thank you for being with us to celebrate the International Day for Biological Diversity. I would also like to thank the Additional Secretary, Dr. Naresh Pal Gangwar, who has been guiding NBA to undertake various activities and initiatives towards biodiversity conservation. Sir, on behalf of NBA, I warmly thank you for being with us in these celebrations today. I would also like to thank Dr. Supriya Sahu, Additional Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, for her gracious presence in the celebrations today. Madam has always been supportive to all our endeavors. Madam, on behalf of NBA, I warmly thank you for being with us during these celebrations. I also thank Dr. Rita Khanna, advisor in the ministry, and all the senior officers who have come from the Ministry of Environment and Forest from Delhi to celebrate the IBD event in Chennai. I also wish to thank Shri G. Natarajan, Postmaster General, Chennai region, for accepting our invitation and assisting us to release the special cover on the occasion of the International Day for Biological Diversity. On this happy occasion, I wish to thank all the chairmen and member secretaries who have come from different state biodiversity boards and union territory biodiversity councils and their staff and the members of the biodiversity management committees from different states for coming to Chennai to celebrate this IDB event. I am sure that all those who have visited the exhibition would have immensely benefited from the information displayed by various states and union territories. On behalf of NBA, I thank all of you for making this program a very grand success. I also take this opportunity to thank all our authority members who are attending this program. We are fortunate to have a very constructive team of authority members who have been very helpful and supportive to the NBA Secretariat to undertake various functions. On behalf of all of you, I thank all the authority members who have assembled here today. I also wish to thank the Tamil Nadu State Biodiversity Board, specifically the chairman and member secretary of the board, Shri Ashok Upreti sir, for their assistance and support
to make this event a grand success. I thank the board for also organizing the participation of members of BMCs from different parts of Tamil Nadu. தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கும் உயிர் பன்மைய பராமரிப்பு குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் தேசிய ஆணையத்தின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களது பணி மேலும் சிறக்க எங்களது வாழ்த்துக்கள். It gives me immense pleasure to thank all the directors and heads of all the national level government institutions, the Tamil Nadu Forest Department officers, Integrated Regional Office of the MOEF, which is in Chennai, specifically Shri Hemant Kumar sir, who has been with us all these days to coordinate this event. Institutions affiliated to ICFRE, ICAR and CSIR, Botanical Survey of India represented by its director Dr. Mao, Zoological Survey of India represented by its director Dr. Dripti Banerjee Madam, SACON, National Center for Sustainable Coastal Management represented by its director Dr. Ramachandran, Wetland Authority, and the list goes on. I also wish all the international organizations who have been extremely helpful to collaborate with NBA to undertake various projects. I wish to specifically thank the UNDP who have helped us to implement the Biofin project and various GEF projects. I also thank the GIZ for having helped us to implement the Indo-German biodiversity program and contributed to production of 3 beautiful films on biodiversity, which has created a lot of awareness on biodiversity conservation. And we in NBA had translated these films into 13 different languages. We also went one step forward when our authority member Dr. Alka Rao converted these films into sign languages to benefit the hearing impaired citizens of our country. We also thank the representatives from WWF, Dr. M.S. Swaminathan Research Foundation, IUCN, who are all present here. I wish to thank all the student community who have assembled here from different colleges of Chennai. I also thank the police department, the fire force and the health department for their continued support for the success of this program. I also thank the media, the print and electronic media who have given wide coverage for this program. I thank all the officers and staff of Kalaivanar Arangam and our event management team from Mrs. Wings. Finally, I would like to thank my own staff who have been toiling day and night for the last 1 month to make this program a grand success. I thank you all for making this one a memorable moment for our country. Thank you all. Thank you so much, sir. With this, we have come to an end of this wonderful event. Can we have one big last round of applause together? Come on, big round of applause. Thank you so much, and heartful gratitude and thanks to all our dignitaries for joining us today and making this event memorable. I now would like to invite all our guests to have lunch with us at the designated places. And we also kindly remind you to visit the beautiful biodiversity exhibition on the theme Biodiversity, Nutritional Security and Human Well-being. Thank you all so much for joining us today with us. Thanks again. Thanks a lot. I would request everybody to raise for the national anthem. Can we sing? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे जाहे तव सयदाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
Jaya 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 Hai. Thank you Nandri, so Nandri, much. Nandri. May I also kindly remind you to visit the beautiful biodiversity exhibition which is happening at the adjoining exhibition hall. Do visit and take a look. நன்றி வந்திருந்து சிறப்பித்த Thanks a அனைவருக்கும் lot. நன்றி. Thanks for joining here today. Thank you once again for being the lovely earrings. With this, I am signing off. Sneha, thank you so much.